मतलब क्या होता है देखने का, एसआई मतलब होता है सिंपल, सिंपल इंटरेस्ट, और इसका मतलब है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये दो पॉइंट को आप सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं। अब ये क्या चीज है 2 मिनट के लिए भूल जाइए, हम पहले सिर्फ बात करेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है इसके बारे में समझना। देखिए इंटरेस्ट क्या होता है कि जब आप कोई भी काम और सर्विस चार्ज पे काम करते हैं, सर्विस चार्ज पे काम करते हैं, उससे जो आपका एक्स्ट्रा सर अमाउंट आता है, सर अमाउंट आता है, उसी सर अमाउंट का नाम हमारे पास इंटरेस्ट होता है। बात समझे? सर्विस चार्ज कहने का मतलब क्या है कि जब आप किसी को 100 रुपए देकर उससे एक्स्ट्रा में आप 110 रुपए ले लेते हैं, तो 100 रुपए तो मैंने दिया ही दिया, उसके साथ ही मैंने 110 रुपए वापस ले लिए, यानी 100 रुपए तो मिला ही मिला। उसके बाद जो सर अमाउंट होता है, याद रखना यहाँ पे ना तो आप जब खरीद रहे हैं ना बेच रहे हैं, इसके लिए मैंने प्रॉफिट लॉस को बहुत डिटेल में बता दिया। अब आपका 100 रुपए तो आपके पास तो था ही, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिला इसी एक्स्ट्रा अमाउंट को देखो यहाँ पर, इस एक्स्ट्रा अमाउंट को सर अमाउंट बोलते हैं, और यही सर अमाउंट को हमारे सिलेबस में इंटरेस्ट के नाम से जाना जाता है। मैं 100 रुपए के हिसाब से बात कर रहा हूं, याद रखना जो इंटरेस्ट होता है हमेशा 100 के साथ कैलकुलेट करके बनाया जाता है। अगर मैं कह दूं कि मेरे पास जो इंटरेस्ट है 10% इंटरेस्ट है, तो कहने का मतलब मैंने 100 रुपए दिया था, उसमें से 110 रुपए एक्स्ट्रा लिया। ये समझना कि 100 रुपए उसको दिया था, उसमें 10 रुपए मेरा एक्स्ट्रा सर अमाउंट है। अगर मैं कहता हूं कि मेरा 20% इंटरेस्ट है, तो आपने 100 रुपए दिया होगा, 100 रुपए की बात करते हैं, 20 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिला। क्लियर है? तो इसको बोला जाता है, हम सिंपल फॉर्म में इसे हम इंटरेस्ट के रूप में जानते हैं। इतना क्लियर है? अब जरा देखिएगा, यहां समझने के बाद अब बात आ जाती है कि सर आपने तो ये बता दिया कि किसी भी एक चीज को दे के जब एक्स्ट्रा अमाउंट लेते हैं, उस एक्स्ट्रा अमाउंट को सर अमाउंट बोलते हैं, उसी को आप इंटरेस्ट कहते हैं। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा 10 रुपए मिला है, इसका कैलकुलेशन करूं तो करूं कैसे? क्लियर? किस हिसाब से मैं आपसे 10 रुपए लूं, किस हिसाब से मैं आपसे 115 रुपए लूं, किस हिसाब से मैं आपको 120 रुपए लूं, इसका ये तो, और याद रखिए ये तो मैं सिर्फ 1 साल की बात कर रहा हूं, 1 ईयर की कर रहा हूं, 2 ईयर में 120 हो जाएगा, हो सकता है 121 भी हो जाए। तो ये कैलकुलेशन करने के लिए इंटरेस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, जिसमें से एक है सिंपल और एक है कंपाउंड। इतनी बात समझना है, इतना नोट डाउन किया रुपए। अभी बहुत बेसिक जा रहा हूं मैं, बहुत इंटरनल। ये सर्विस चार्ज पे काम करेगा तो दिमाग में कूट कूट के भर लेना कि यहां पर लॉस कभी नहीं होता है, कभी नहीं, कतई नहीं। आगे सर, हाँ लगवा दीजिए। कोमल कविता कहाँ गए? चलिए आपका ये संडे को ये वाला होगा पाठ, ठीक? कविता कहाँ गई? बाहर होगी। हाँ बेटा, यहाँ पे कभी लॉस नहीं होता सर, इसलिए तो उसमें इंटरेस्ट लिखा है। बेटा आपको याद है जब मैंने परसेंटेज बोला था, परसेंटेज में बोला था इसके अंदर एक टाइटल यूज होता है इंक्रीज, याद है, और दूसरा टाइटल निकला था डिक्रीज। इस इंक्रीज को ही अलग अलग चैप्टर में कहीं प्रॉफिट बोला गया, इसी को कहीं चैप्टर में मैक्सिमम बोला गया, इसी को कहीं कहीं मिनिमम बोला गया, इसी को कहीं कहीं इंटरेस्ट बोला गया, इसी को कहीं कहीं मोर बोला गया, इसी को कहीं कहीं मैक्सिमम बोला गया। इसी डिक्रीज की बात करें तो अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। इसी को दूसरे जगह गए प्रॉफिट लॉस में लॉस बोला गया, इसी में खरीद बिक्री में चीजों का फॉल होना बोला गया, इसी में आगे चले जाएंगे, इसी में आपको डिस्काउंट बोला गया। बात समझना, ये सारे एक ही चिड़िया का अलग अलग नाम है। बात समझे? इंटरेस्ट मतलब क्या है? इट इज नथिंग बट द सिनोनिम्स ऑफ इंक्रीज। और पता है कि परसेंटेज पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही टाइटल लेके जीता है, या तो ये इंक्रीज का सेंस रखेगा या फिर डिक्रीज का सेंस रखता है। इतना खोपड़ी में गया? क्लियर है? तो उसी चिड़िया का नाम मैंने आपसे सिंपल याद बताया, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं आपको। इस बोतल में क्या है? अब नहीं क्या है इसमें? मंदिर ले जाओ, मैंने कुछ किया? अरे कुछ तो नहीं किया, यहां से बाहर मंदिर में खड़ा कर दिया, ये बेटा ये लेके आया, तो पंडित बोलेगा जल लेके आया। कुछ नहीं, सिर्फ जगह बदला, नाम बदल गया। तो एज इट इज यही इंक्रीज अलग चैप्टर में जगह बदलता है, नाम बदल जाता है। आपने यहां पे सिर्फ इंटरेस्ट देखा है, कहीं लॉस का सेंस आया? इसलिए तो बेटा आप लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे जाते हैं, इसी को तो सर्विस कहते हैं। कि वहां लॉस होता है क्या? आप कुछ भी कर लो, आपको गवर्नमेंट सैलरी देगी ही देगी। यही तो इसकी सबसे बड़ी विडंबना है। सैलरी तो मिलनी ही मिलनी है, चाहे करो या ना करो। इसी चीज का लोग कभी कभी फायदा उठा लेते हैं। कोई नहीं,
10 मिनट लेट भी पहुंच गए, बच्चों को ना भी पढ़ाया, सैलरी तो मिलनी वाली है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट की बात होती है, यहाँ प्रॉफिट होगा, लॉस नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ गया। अब आपको समझ में आ गया कि इंटरेस्ट क्या है, लेकिन इस इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे किया जाए, इसके कैलकुलेशन करने का, इसका जो कैलकुलेशन होगा बेटा कि किस हिसाब से मैं आपको 100 का 110 दूं, किस हिसाब से मैं 100 का 115 दूं, इस कैलकुलेशन को करने के लिए इसी इंटरेस्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, जिसमें से एक था हमारे पास SI, दूसरा था हमारे पास CI। क्लियर है? और जब तक ये नहीं होगा तब तक आप कैलकुलेशन कर नहीं पाएंगे। और ये आज की डेट में यूज नहीं होता है मार्केट में। ये तब होता था जब अकबर के जमाने में या फिर अंग्रेजों के जमाने में थोड़ा बहुत यूज होता था, लेकिन आज इसका यूज होता है CI, जिसके कारण लोग कर्ज के लेने के बाद और कर्ज में डूब जाते हैं। यानी इंटरेस्ट आफ्टर इंटरेस्ट आफ्टर इंटरेस्ट आफ्टर इंटरेस्ट, उसी को बोलते हैं कंपाउंड। कंपाउंड मतलब होता है जोड़ के देना। अब पहली बात कि CI को CI क्यों बोला गया, SI को SI क्यों बोला गया, इन सारी को डिटेल को दिमाग में कूट के भर लेना, तब देखो इसकी कहानी कैसे आसानी से निकल के आएगी। आपको डीपली मैं बार बार कह रहा हूँ, एसएससी बैंकिंग जैसे न्यू यूज मत करो, जरूरत ही नहीं पड़ेगा। यकीन ना होना तो मैंने आपको टेस्ट किया तो 1 घंटे में 100 क्वेश्चन बना के दिखा देना ऑफ। तो हमें उतना ही जानना है जो हमें इसके लिए काम होगा। समझना है? इतनी बात क्लियर है? अब CI SI के बारे में जाने 1 बाय 1। देखो आप पहुंच गए अपने चैप्टर पे, ठीक है? तो थोड़ा सा माइंड खुला कि हम क्या काम कर रहे हैं। अब देखिएगा, अब इन दोनों की कहानी, इंटरेस्ट को समझ गए, अब इन दोनों की कहानी खोलते हैं। देखो यहां पर, चाहे चैप्टर ये हो या ये हो, आपको पता है, इसको देखिए बेटा, हिंदी में लिखवा दूं, इसको साधारण ब्याज कहते हैं, इसको चक्रवृद्धि। ऐसा क्यों बोला जाता है अभी आपके दिमाग में आसानी से आ जाएगा। ठीक है? देखो अब मैं बात करूं, ये तीनों चीजें, दोनों चीजों को जन्म देने के लिए सबसे पहला काम है कि मैं सर्विस तभी दे सकता हूं या ले सकता हूं जब मेरे पास पैसे हो। पहला फिलहाल, अरे पैसे दिया ही नहीं, मैं बैठा ना 10 रुपए एक्स्ट्रा दो, ऐसा होगा क्या? नहीं। तो यानी पहला काम है यहां पे जिसे बोला जाता है पी होता है प्रिंसिपल। समझे? इसको हिंदी में बोलते हैं मूलधन। क्लियर? ये होना कंपलसरी है। मैं सर्विस तभी दे सकता हूं आपको जब मेरे पास कुछ ना कुछ अमाउंट होगा। समझे? यानी ये ना होगा, इसका जन्म नहीं होगा। याद करो, जब मैंने प्रॉफिट लॉस पढ़ाया था तो मैंने कहा था इसको जन्म देने के लिए एक ही चीज है, वो है CP। जब तक कॉस्ट प्राइस नहीं तब तक सेलिंग प्राइस या तब तक प्रॉफिट लॉस को, आपने कुछ खरीदा ही नहीं तो प्रॉफिट और लॉस का सोच सकते हैं क्या? एग्जाम दिया नहीं, कास्ट पास हो जाते हैं, कास्ट फेल हो जाते हैं, ऐसा लिखते हैं क्या? नहीं ना। देखो यहाँ पे अब P फॉर प्रिंसिपल है, ये काम है। देखिएगा, अब मेरे पास प्रिंसिपल है, अब मैं क्या करूंगा? आपको दूंगा। तो अब जैसे मैंने आपको दिया या आपने मेरे से लिया, तो मैं आपको सेकंड पॉइंट पूछूंगा कि भाई एक बार बताओ कि मैंने अपना 100 रुपए आपको दिया है, तो मैं ये भी बोलूंगा भाई कितने समय के लिए लेगा? सच्चाई है। और T4 यहां पे होता है टाइम, जिसका मतलब होता है यहां पर समय। बात समझे? और याद रखिए, ये हमेशा ईयरली ही काउंट होना चाहिए, साल के हिसाब से, पर ईयर के हिसाब से ही काउंट होना चाहिए। अगर पर ईयर काउंट नहीं होगा तो ये काम नहीं करेगा। क्लियर हुआ? देखिएगा, नेक्स्ट होता है हमारे पास, जिसको बोलते हैं R, इसको बोला जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब इसका मतलब क्या होता है, इसे जरा समझो। देखो यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कहते हैं? जैसे मैंने आपको 100 रुपए दिया, देखिएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट या नोट में लिखिएगा, ये 100 के हिसाब से काउंट होता है। समझे? काउंट करने का मतलब क्या है कि अगर मैंने आपको 100 रुपए दिया और मैंने कहा कि मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो मैंने 1 साल में 100 रुपए को आज दूंगा, फिर 1 साल के भीतर या फिर 1 साल के लास्ट तक आप मुझे देते हैं तो 100 का 10 रुपए मैं अधिक लूंगा। समझे? रेट ऑफ इंटरेस्ट कहने का मतलब 100 से 10 रुपए अधिक लेना, 20 कर दूं 100 का 20 रुपए अधिक लेना, 30 लेना, इसको बोला जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। और याद रखना, ये ईयरली ही काउंट होना चाहिए। अगर ये क्वार्टरली होता है 6 महीने या 3 महीने का, तो उसको ईयर में हम कन्वर्ट कर लेंगे। अगर मैं कह दूं ये 6 मंथ है तो 12 ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर दूं? 12 इतना तो पता है, ये चीज ऐसे ईयर भी होगा। लेकिन देखो अब मैंने ये समझ लिया कि प्रिंसिपल, टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये तो मैंने कैलकुलेशन किया। इसके होने के बाद जब मैंने बोला कि मैं 100 रुपए 1 साल के लिए 10 रेट ऑफ इंटरेस्ट को दूंगा, तो आप पैसे लौटाओगे भी तो मुझे, और पैसे लौटाने के लिए क्या करेंगे? और इस चीज को बोलते हैं बेटा अमाउंट। इसे हिंदी में इसको दर बोलते हैं हिंदी में, और इसे बोला जाता है मिश्र धन। यानी इसका वैल्यू होता है, इसकी फार्मूला बात करो तो आपको अमाउंट देगा वो, P फॉर प्रिंसिपल तो देंगे वो,
प्लस इसके साथ आप फिलहाल इंटरेस्ट की बात कर, अभी ये नहीं बोल रहा हूं कि सीआई एसआई है, मैं सिर्फ बोल रहा हूं कि जो प्रिंसिपल के साथ आप जो कुछ इंटरेस्ट जोड़ के देते हो उसी को बोलते हैं हम अमाउंट। क्लियर है? अब यहां लगेगा सीआई या एसआई, ये बात वाली बात है, समझना है? तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है इसे जानने देने के लिए। ठीक है, इसे नोट डाउन कीजिए। रेट ऑफ इनके इंटरेस्ट मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा 100 के हिसाब से काउंट किया जाता है। अगर आपने देखो यहाँ पे एक चीज देख ली, सबको देख लो, मैंने 500 रुपए दिया और मैंने कहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 10% है, तो पहले इस 500 को 100 पे जोड़ दो, तोड़ दो। क्लियर है? मैं हर एक 100 का 10% करने का, इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10, टोटल कितना हो गया? 50। ये हमेशा 100 के ऊपर काउंट होता है, ये याद रखिएगा। 5000 होगा तो 5 बार 100 होगा, लेकिन इतना नहीं करना होता, इसलिए तो हम फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं। समझे? जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका बात करूं तो इसका 10%, ये देखिएगा 100 का कर दो, सीधा आ गया आंसर 50। अगर तोड़ के करो तो ऐसे भी आ गया 50। समझना? रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि यानी अगर मैंने 2000 दिया तो हर एक 100 पे 10-10 रुपए लूंगा मैं। क्लियर हुआ इसको? लेकिन हम इतना नहीं करेंगे, हम बस इस तरह से समझेंगे फिलहाल। इतना क्लियर है? समझ में आ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट? अब आइए, अब हमने एक चीज को जन्म दिया जिसका नाम है इंटरेस्ट, लेकिन ये याद रखना कभी भी अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, लेकिन अब ये इंटरेस्ट किसके साथ जुड़े? सीआई के साथ या एसआई के साथ, इसलिए इसको दो अलग अलग पार्ट में अब हम देख लेंगे। इतना बात क्लियर हुआ सबको? नोट डाउन किया नहीं? देखो बेटा, अपने आप में ये बहुत खतरनाक टॉपिक माना जाता है। 10 मिनट रुक जाओ, देखते हैं ये कितना खतरनाक है। बेटा दो, समझे? देखो बेटा, अब मैं दोनों की बात, अब दोनों का डिफरेंस समझाता हूं। सीआई एसआई क्या होता है इसे समझना ध्यान से। देखो, हमें पता है कि इंटरेस्ट आप कब देंगे? जब आप इंटरेस्ट लेना चाहते हैं। सिंपल इंटरेस्ट को सिंपल क्यों बोलते हैं, कंपाउंड को कंपाउंड क्यों बोलते हैं, इन बातों को मैं समझा देता हूं। आ जाओ, आगे बैठ जाओ, यहां बैठ जाओ। क्या नाम है आपका? ज्योति। देखो, अब पहले दोनों का डिफरेंस समझना कि इसको सीआई को सीआई और एसआई को एसआई क्यों बोला गया, इसे देखना। हम एसआई लेना चाहते हैं, किसी से इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, समझे? तो पहला काम क्या करेंगे? हम उसको प्रिंसिपल देंगे, अरे कुछ तो अमाउंट देंगे, तब तो एसआई इंटरेस्ट की बात करेगा। फिर बोलेगा, मैं उसको क्या बोलूंगा? भाई कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट में लेना चाहते हैं, ये बोलूंगा। और तीसरा बात क्या बोलूंगा? कितना टाइम से देंगे, यही चीज होगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा किसमें होता है? परसेंटेज में। अगर मैं उसको मल्टीप्लाई कर लूं तो इन्हीं दिनों से हमारे पास एसआई निकल आता है। समझ में आया? लेकिन आपको पता है कि ये नंबर ये परसेंटेज, और आपको पता है कि परसेंटेज जहां भी होता है वो एक हिडन वैल्यू होता है। ध्यान में, उसको नॉर्मल वैल्यू लाने के लिए इसको हटा के हम क्या करते हैं? अपॉन 100। अब समझ में आया फॉर्मूला? तो यानी एसआई इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास? PRT अपॉन 100। ये कुछ है। अब जरूर देखो बात यहां पर, अब दोनों का डिफरेंस समझना। इस केस में क्या होगा वो देखो, यहां पे आपने एसआई समझ लिया। अब इसे देखिएगा, सीआई के केस में अलग चीजें होती है, इस केस में देखना। अब एसआई और सीआई का मैं आपको डिफरेंस बताता हूं। जैसे मैंने प्रिंसिपल 100 रुपए लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने 10% माना, ठीक है? और अभी जस्ट बोला है रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा बिठाइए एक मिनट, देखिए। हाँ, आपके पास 100 रुपीज हो गया, इंटरेस्ट कितना रहा? 10% की बात करें, ठीक है? अब जो देखिएगा, अब पर टी इक्वल टू हम कुछ भी ले सकते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल। अभी एसआई को एसआई क्यों बोला जाता है उस पर ले जाता। अगर मैं टी इक्वल टू 1 ईयर लेता हूं तो जरा देखिएगा, मैं अगले को जो अमाउंट लौटाऊंगा कितना लौटाऊंगा? 100 रुपए तो लूंगा, ठीक है? और 100 रुपए के साथ में 100 का इंटरेस्ट जोड़ के दूं, 10 × 1/100। ये देखिएगा, ये कितना हो गया? 100 रुपए लिया ना, ये देखिएगा ये कट गया, तो 1 साल में मैं इसको कितना लौटा के दूंगा? 110 रुपए। अगर पहले साल नहीं लौटा पाया, दूसरे साल की बात करूं तो याद रखिएगा प्रिंसिपल तो ही रहेगा, लेकिन इस 100 साल में मैं 2 साल का मैं इंटरेस्ट जोड़ दूं इसको, तो अब अगले साल कितना लौटा रहा हूं मैं? 120। और तीसरे साल की बात करूं तो याद रखिएगा 100 रुपए है, 100 का ये देखिएगा 10 रुपए इसके 3 साल के हिसाब से बात करूं तो ये कितना दूं मैं इसको? 130। इस तरह से आगे बढ़ते चले जाए बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अभी इससे बहुत सारे क्वेश्चन बढ़ेंगे। आगे चला जाओ, फिर अगर मुझे 5 ईयर के लिए बात करना पड़े तो ये कितना हो जाएगा? 150। 4 साल के लिए बात करना होता तो ये वैल्यू कितनी हो जाती? 140। क्लियर है? अब इसको सिंपल इसलिए बोला गया है कि यहाँ पे जो ये प्रिंसिपल है बेटा, यही तो प्रिंसिपल है आपका। ये प्रिंसिपल की वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है, यहाँ पर भी 100 रहेगा, चाहे आप 10 साल बाद दो, 5 साल दो, बढ़ क्या रहा है? इंटरेस्ट।
क्लियर है? यानी इसको सिंपल इसलिए बोला गया, आप मूलधन को अपने जगह रखो, सिर्फ इंटरेस्ट को बढ़ा के दे दो मुझे। लेकिन यही आइए इसको चेक करते हैं। इस केस में जरा देखिएगा, अभी थोड़ा सा इसका फॉर्मूला बाद में लिखूंगा, पहले से समझा देता हूं। इसमें भी मैंने 100 रुपए दिया, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 10% लिया, लेकिन अब बोला कि अब जो मैं कैलकुलेशन करूंगा वो CI के बेस करूंगा। अगर मैं 1 साल में, इसमें भी 5 साल की बात कर रहा हूं, देखो बैंक आपको कैसे चूल्हा लगाती है। मैंने T = 1 साल की बात करी, तो जरा देखिएगा, आपने 100 रुपए प्रिंसिपल दिया, 1 साल में 100 का 10% मैंने दिया, ये देखिएगा, तो मुझे 1 साल में कितना लौटाना पड़ा? 110 रुपए। 1 साल में CI और SI दोनों बराबर होता है, दिमाग में बिठा लेना। लेकिन अगर मैंने 2 साल दूसरे, अगर पहले साल लौटा नहीं पाया, तब यहां देखिए बैंक क्या काम करती है कि 100 रुपए का आपने 110 दिया ना, तो अगले साल वो प्रिंसिपल इसको ना मान के इसको मान देगी। समझना? कंपाउंड मतलब क्या हुआ? यानी अब वो 110 रुपए को 10% के हिसाब से 1 साल तक के लिए वैलिड करेगी, 2 साल के लिए नहीं। अब 100 इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना हो गया बेटा? 111 रुपए, सॉरी 121 रुपए। क्लियर है? देखो 1 रुपए में कैसे, यहां तो आप अब 100 रुपए तो लेने जाएंगे नहीं, आप यहाँ तो लाखों लाख लेते हैं। 1 रुपए में अगर 1 बढ़ गया तो लाखों में देखिए कितने बढ़ गए। या तो 1% पॉइंट पैसा आगे पीछे होता है ना, तो शेयर मार्केट ऊपर नीचे हो जाता है, रिसेशन आ जाता है। अब जो देखिएगा एज इट इज, अगर मैं तीसरे साल की बात करूं तो अब इंटरेस्ट वो इस पे ना लेके इस पे लेगा। बात समझे? अब यहाँ पे 121 गुना 10 गुना फिर 1 इसको कर लीजिए, तो ये 0 कट गया, तो ये हो जाएगा 12.1 और ये वैल्यू हो जाएगा 133.1। तो जरा देखो बेटा, अब पहले 1 साल में 1 ही रुपए बढ़ा, लेकिन अगले साल में सीधा 3.1 रुपीज बढ़ गया। और धीरे धीरे ये इतना ज्यादा हैवी हो जाता है कि शुरुआत में ये तो बहुत सुलह चला है, ये देखो, और धीरे धीरे ये इतना ज्यादा हैवी हो सकता है कि 3 से मतलब 5 साल के भीतर जितने आपने अमाउंट लिया नहीं था उससे ये दुगना हो जाता है। बात समझे? और अगर एक किसान को कोई बैंक लोन देती है 100 रुपए, तो उसका एसेट कम से कम 150 रुपए का होना चाहिए। एसेट कहने मतलब उसकी जमीन जायदाद जो भी होगा। अब ये पहले साल किसान सोचता है कि मैं इसको अगले साल पैसे लौटा दूंगा, अच्छी खेती होगी और हमारी खेती तो बारिश पर डिपेंड होता है, और अगले साल और 100 रुपए वो उस साल बारिश नहीं हुई तो लौटा नहीं पाता है। फिर सोचा अगले बार लौटा दे, तब तक इसका ग्रोथ बहुत स्पीड होने चल जाता है CI का, क्योंकि बैंक CI को काम करती है। अगले साल भी लौटा नहीं पाता, बारिश नहीं हुई, फिर बोलता है अगले साल इसे करते करते होगा 2 से 3 साल में इसका रुपए जो 100 रुपए लिया था 110 रुपए हो जाता है। ठीक है? अब जो बंदा 100 रुपए ना लौटा पा रहा हो वो 110 रुपए कैसे लौटाएगा? बात समझे? और धीरे धीरे ये इतना ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाता है आगे, 4 से 5 सालों में ये उसके 150 रुपए से भी 200 हो जाता है। अब एक किसान देखिएगा, जैसे उसका एसेट से इसकी संपत्ति, इसका लोन का कर्ज ज्यादा हुआ, आपके पास टोटल 100 रुपए लिया था, लेकिन टोटल एसेट 150 के बिहाफ पे लिया था, लेकिन 5 साल में 200 रुपए हो गया। जैसे 150 से आपका एसेट ज्यादा हुआ, उसका कर्ज, अब बैंक क्या करती है, इसका पूरा नीलामी कर लेती है, जब्त कर लेती है। अब एक किसान, ना ही उसके पास पैसे बचे देने के लिए, ना ही जमीन बचा, ना ही कुछ और भी बचा, ना खाने, तो वो करेगा क्या? है सीधा। और इसी का रीजन होता है जो किसान जो सुसाइड वगैरह करते हैं ना, ये CI वगैरह का ही चक्कर होता है। बात समझ आया? क्यों CI का? क्योंकि ये इंटरेस्ट को, आपका इंटरेस्ट जो होता है, फिर उस इंटरेस्ट को फिर इंटरेस्ट बनाता है, इसलिए कंपाउंड हो जाता है। सिंपल में बेटा ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ 10-10 रुपए, क्योंकि ये कहानी बहुत पुरानी थी, 304 साल पहले, जहाँ पे अंग्रेज और ये हुआ करते थे, ये साहूकार वगैरह होते थे। लोग पहले दिखाते टीवी वगैरह छोटे छोटे धारावाहिक कि मतलब कि साहूकार लोग इतना लेते, इतना वापिस कर मांगने के लिए आ जाते। बेटा उस समय तो साहूकार बहुत अच्छे थे, कहना आज के कंपेरिजन में। आज तो ऐसे है कि नहीं, तो सीधा कानून है, आप उसको जब्त कर सकते हैं। और इसी चीज से बचने के लिए कि अब कि बैंक जो होती है सर्विस देती है, तो सर्विस में आप इंटरफेयर कर नहीं सकते। मेरी मर्जी, मेरा सामान मैं कितना में बेचूं, यही तो है। मेरे पास बेटा एक सामान है और खरीदने वाले यहाँ पे जितने लोग हैं, भले ये 10 रुपए का मैं 1000 रुपए बेचूंगा, आप लेने वाले हैं तो आपको लेना ही पड़ेगा। तब यहाँ गवर्नमेंट इसमें मुझे हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। तो ऐसा करो ना कि इसको बेचने वाला एक दुकान और खड़ी कर दो, मैं 1000 की बेच रहा हूँ, ये 100 की बेच देगा, ये अल्टरनेट हो सकता है। तब लोग मेरा ना खरीद के इसका खरीदना लेंगे। तो इसी चीज को ये जो नॉर्मल बैंक क्या करती है, जो बिजनेसमैन वाला माइंड का होता है, इस चीज को हटा के गवर्नमेंट बोली अच्छा तो मैं आपको तो मना कर नहीं सकता हूं कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है बढ़े, लेकिन मैं ऐसा, आप मानेंगे नहीं क्योंकि आपने मेरे से अथॉरिटी ले रखी है बिजनेस करने की। तो ऐसा कर लो कि आप ऐसा कर नहीं पा रहे हैं, तो ऐसा करो कि आपको भी मना नहीं कर सकता, मैं ऐसा करता हूं एक बैंक और खुद देता हूं इसी के कंपेरिजन में। ऐसे ही बैंक को नाम बोला गया बेटा रूरल रीजनल बैंक, RRB नाम सुना, नाबार्ड नाम सुना है, जो कि किसानों के लिए काम करता है, सिडबी नाम सुना है,
ये किसान हो गया, यानी कि आप इसको तो छेड़ नहीं सकते। अब ये 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट वो कहता है कि किसान आप लीजिए, आपको 4 साल तक आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना, 5 साल तक इंटरेस्ट मत देना, ठीक है, उसके बाद पड़ेगा तो 2% 4% के हिसाब से आप दे देना, तो किसान के लिए भी सहूलियत और उसके लिए फायदा, और ये बैंक अपने आप में भी सिमट गई, उसका अल्टरनेट मिल गया। वही तो मैंने कहा, एक होता खरीदने वाले इतने हैं, 1000 रुपए भी बोलूंगा तो लेंगे 10 रुपए की चीज, लेकिन दूसरे ने खोल दिया बैंक, तब यहाँ क्यों आएगा लोग मेरे पास, ये 100 रुपए नहीं बेच रहा, मेरे 1000 रुपए अब समझना। तो इसी चीज को तोड़ने का काम हमारे अलग अलग बैंक करती है। और रूरल, इसलिए दिल्ली में आरआरबी नहीं है, आपको दिल्ली में आरआरबी नहीं मिलेगा, कहां, रूरल एरिया में है ना, नाबार्ड नाम सुना, रूरल, उसमें लिखा गया है कि इसमें किसानों के लिए दिया जाता है। तो और दिल्ली में कौन सा, पीएनबी, एसबीआई, ये सारी चीजें मिलती है, रूरल रीजन यहाँ पे चलता भी नहीं है, ठीक है। ये देखिएगा, अब ये पूरी बात समझना, सीआई को सीआई एसआई कहते हैं। अब जरा देखो यहाँ पे, ये बात आपको समझना है, और ये चीजें ध्यान में रखना, अभी बहुत सारी बात समझाऊंगा, देख लो, पहले नोट डाउन मत करो, तो ऊपर चले जाएंगे। इस केस में अगर मैं एसआई की बात करूं तो यहां पे आप डायरेक्टली, जैसे यहां पे सीआई एसआई निकाल लिए थे, सीआई यहां पे नहीं निकाल सकते। रीजन क्या है, ये देखिए बाइनोमियल इक्वेशन है, एक के बाद दूसरा सपोर्ट करता है, दूसरे के बाद तीसरा सपोर्ट करता है, तो यहां पे सबसे पहले निकाला जाता है ए, मिश्रधन, और इस केस को बोला जाता है, ये देखिएगा, p इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 ऑल टू द पावर t, जो है यहां पर सीधा पहले मिश्रधन चाहिए होता है, लेकिन आपको चाहिए क्या, सीआई का फॉर्मूला। तो सीआई के लिए याद है, अभी मैंने एक चीज बोला था, ए इक्वल टू पी प्लस इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट की जगह मैं यहां क्या लिख दूं, सीआई लिख दूं, और इस केस में भी आप लिख सकते थे, यहां पे लिख देता हूं, ए इक्वल टू पी प्लस एसआई, एसआई का फॉर्मूला या तो इसका यूज कर लो या फिर इसका यूज कर लेते, एसआई इक्वल टू ए माइनस पी होता, ये कुछ होता, यानी दो फॉर्मूले, इससे ज्यादा यूज नहीं करना, आपको ध्यान में रखना, तो दिमाग का दही हो जाएगा ऐसे ही, समझे, इतना हमारे लिए काफी है, ठीक है। अब भाई हमें इस केस में, अब हमने इस केस में सीधा एसआई निकाल सकते हैं, इस केस में सीधा सीआई नहीं निकाल सकते, रीजन मैंने बता दिया, ठीक है। अब यहां पे ए इक्वल टू पी प्लस सीआई, तो सीआई का फॉर्मूले के लिए मैं क्या कह दूं, ए माइनस पी लिख सकता हूं, ये बात समझा। अब मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, नहीं तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, और ए की वैल्यू पूरी मैं यहां पुट कर दूं, ये क्या होगा, 1 प्लस r अपन 100 ऑल टू पावर t माइनस पी लिख सकता हूं। यहां पे अब मैं यहां पे सीआई के वैल्यू ला लूं, तो p इक्वल टू, अब क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस r अपॉन 100 होल टू पावर t माइनस 1, ये हमारे पास सीआई का फॉर्मूला होता है, ठीक है। और इसी को बोलते हैं बाइनोमियल इक्वेशन, जहां पे चीजें रिपीटली बढ़ती चली जाएगी। तो ये है आपकी पूरी कहानी सीआई और एसआई की, और यही तो हमारी कुंडली इसकी खत्म हो जाती है। क्लियर हुआ, समझ में आया पूरी बात, दीपिका, चलिए एक बार नोट डाउन कीजिए, मैं समझाता हूं। मैडम क्या, क्लियर हुआ बेटा, दोनों की बातें समझे। अभी हम क्वेश्चन पे नहीं गए,
हाँ पिंकी, क्या करना है इसका? अमाउंट इक्वल टू, ये सीधा फॉर्मूला इसका होता है P इंटू 1 प्लस आर अपन 100 होल पावर टी का, समझे? जैसे इस केस में एसआई निकालने के लिए हम PRT अपन 100 का इस्तेमाल करते हैं ना, सिंपल को सिंपल की तरह निकाला जा सकता है, लेकिन CI SI को इससे नहीं निकाल सकते। रीजन क्या है बेटा कि ये 100 रुपए के 110 बनाता है, फिर इसको मल्टीप्लाई करके ले जाता है यहाँ पर, फिर इसकी वैल्यू को लेके जाता है यहाँ पर, तो डायरेक्ट तो निकलेगा नहीं। एक दूसरे का ये कहते हैं मल्टीप्लिकेशन कंपाउंड होना चालू होता है, और इस फॉर्मूले से वो वैल्यू अपने आप कंपाउंड में आ जाता है। आपको अलग अलग करने के, आपको डेरिवेशन नहीं चाहिए, फॉर्मूला कैसे है कभी जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। अमाउंट मतलब ये होता है जितना मैंने दिया है ना उसके साथ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देके, जो अगर मैं इसके इंटरेस्ट की बात करूं तो एसआई जोड़ के दूंगा, इस वेट में बात करूंगा तो सीआई जोड़ के दूंगा। ये क्वेश्चन में लिख देगा कि आपको सीआई के फॉर्म में जाना है या एसआई के फॉर्म में जाना है, क्लियर है? अगर कुछ नहीं लिखा जाता है, याद रखें, मैंने लिख दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, तो याद रखना वो हमेशा एसआई का ही होता है, लेकिन सीआई को सीआई के रूप में वहां पर बोल दिया जाएगा कि 10% चक्रवृद्धि ब्याज के तौर पर, या फिर 10% एसआई के तौर पर, ये लिखा जाता है वहां पर। ज्योति क्लियर होता है इतना? तो रंजीत क्लियर है आपके? अब नहीं समझ आ रहा है? समझ आ रही चीजें बेटा? रुक जाइए 10 मिनट, अभी पता चल जाएगा। अभी तो मैंने इसकी कुंडली खोली है, ठीक है, कि सीआई एसआई क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, वो सारी बातें मैंने बता दी। अब दिमाग में, और यहाँ पे एक चीज याद रखना, सीआई के केस में, एसआई के केस में हर एक साल का जो इंटरेस्ट होता है बेटा वो बराबर होता है। ये बात समझ आया सबको? लेकिन इस केस में कई बार बराबर नहीं होगा, समझे? अब यहाँ पे एक चीज मेरे को, यहाँ पे एक क्लू मिला है, हमें एक लूप होल है क्वेश्चन में ट्रिक बनाने के लिए। अगर मुझे बोल दिया जाए कि 5 साल का जो मेरा एसआई है, सिंपल इंटरेस्ट 50 रुपए है, तो 1 साल का कितना होगा? 10 रुपए निकाल सकते हैं। इन बातों को ध्यान में रखना, क्योंकि हमें पता है कि एसआई तो दोनों का हर एक साल का बराबर होता है। 5 साल का 50 है तो 1 साल का 10 रुपए में आ जाएगा। दीपिका क्लियर है इतना? ये पूरी बातें समझ में आया? क्लियर है? यहाँ पे वो चीजें समझ में आई? देखिएगा, एसआई के केस में हम प्रिंसिपल रेट और टी को मल्टीप्लाई कर 100 निकाल देंगे। इस केस में देखना, एसआई को एसआई क्यों बोलते हैं वही समझा रहा हूं। पी हमारे पास कितना था? 100 रुपीज, और मैंने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% लूंगा, यानी 100 रुपए पे 10 रुपए लूंगा आपको। मैंने 1 साल में 100 रुपए लिया, उसका 1 साल का इंटरेस्ट दिया, इस फॉर्मूले को लगाकर कितना मिला? 110। लेकिन पहले साल नहीं लौटा पाया, दूसरे साल की बात करूं तो 2 साल का इंटरेस्ट 120, 3 साल 4 साल का ये हो जाता है। और यहाँ सिंपल ये है कि यहाँ जो प्रिंसिपल की वैल्यू है ये चेंज कभी नहीं होता, इसलिए इसको सिंपल कहते हैं। लोग दिमाग नहीं लड़ाते, सिंपल है बेटा। 100 रुपए है, 100 रुपए तो दो, बाकी जो बढ़ रहा है वो दो, बाद में दिया जाएगा, ये कुछ होता है। लेकिन कंपाउंड में ऐसा नहीं होता। कंपाउंड मतलब होता है जोड़ना। पहले साल में मैंने 100 रुपए दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन मैंने आपको बोला कि बेटा मैं सीआई के हिसाब से नहीं लूंगा, सॉरी एसआई के हिसाब से नहीं लूंगा, सीआई के हिसाब से लूंगा, जो बैंकें करती हैं। तो वो क्या करती है, 100 रुपए तो देगी और 1 साल का इंटरेस्ट जोड़ेगी, तो ये 110 रुपए ही होगा पहले साल। लेकिन दूसरे साल क्या होता है कि दूसरे साल अगर पहले साल में नहीं दे पाया तो प्रिंसिपल की वैल्यू वो 100 को न मान के 110 मान लेगी, फिर इसका 1 साल का इंटरेस्ट काटेगी तो 121 रुपए, फिर तीसरे साल में 121 रुपए का इंटरेस्ट डालेगी और ये बढ़ता चला जाता है। एक क्वेश्चन आपको मैं समझा रहा हूं, छोटा सा लॉजिक है, बताइए कि एक बर्तन है जो हर एक घंटे में दुगना हो जाता है, ठीक है, समझिए सीआई का बड़ा अच्छा एग्जांपल है। एक बर्तन है जो हर एक घंटे में दुगना भर जाता है और हाफ भरने में से 4 घंटे का समय लगता है, तो पूरा भरने में कितना समय लगेगा? पूरा भरने में कितना समय लगेगा? और कितना? 5। और पूरा भरने में आगे कितना समय लगेगा? एक बर्तन है जो हर एक घंटे में दुगना भर जाता है और हाफ भरने में, इसको यहां तक भरने में टोटल 4 घंटे का समय लगा, लेकिन पूरा भरने में आप कितना समय लगेगा? बेटा सिर्फ लास्ट 1 घंटे में ही वापस पूरा भर जाएगा। बात समझा? क्लियर है? अब देखिए इसी को सीआई कहते हैं। पहले ये धीरे धीरे चला, आपने कहीं से 100 रुपए का लोन लिया, पहले धीरे धीरे चलेगा, लेकिन कुछ ही समय बाद एक ही साल में ये दुगने से दुगना हो जाएगा। फंस गए आप? इसी को कहते हैं किसानों के बीच फंसना। समझ में आई बात? इसी के, हाँ कोई बात नहीं, हाँ पहले साल में सीआई एसआई का कोई लेना देना नहीं, इसका यूज होगा, ये याद रखिएगा। पहले साल का सीआई और एसआई बराबर होता है। आपको ये बात समझना?
पूरी कुंडली खुली। कौन सी? गवर्नमेंट में नहीं, गवर्नमेंट भी इसी को भी अपनाती है। अच्छा, जैसे हम लोग ऐसे करें, ये अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है कि 100 रुपए दिया, आप कितना दे रहे हैं। हाँ हाँ, जो हम लोग यूज करते हैं कि भाई 100 रुपए मैंने उनको दिया 1 घंटे के लिए, 1 घंटे बाद देती है, अब 110 रुपए दे। ठीक है, 1 घंटे से आधे 1 सेकंड आने हुआ तो सीधा मैं कंपाउंड में आ जाऊंगा, अब 121 रुपए दे। फिर 2 घंटे बाद फिर से 1 सेकंड आगे हुआ तो फिर कंपाउंड में आ जाऊंगा 133। और मैं तो चाहूंगा ये ना लौटाए जब तक कि मेरे 100 रुपए का 200 ना हो जाए। यही तो है। और तब तक नहीं बोलूंगा, चुपचाप रहूंगा, पैसे नहीं मांगूंगा जब मेरा 100 रुपए से 200 रुपए ना हो जाए, तब बोलूंगा बेटा अब दे पैसे। अब क्योंकि बचा नहीं, आप 100 रुपए नहीं लौटा पा रहे थे, अब 200 कहां से लौटाएंगे आप? यही तो करते हैं कंपनियां। किसानों को तब तक हो रहता है, उसको पता होता है कि उसके पास 1.5 लाख रुपए का, ये मतलब 150 रुपए का एसेट्स है, पूरी जमीन जायदाद है 150 रुपए का, लेकिन तब तक उसको इन्वॉल्व नहीं किया जाता है जब तक कि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है पूरा जुड़ के 150 रुपए से ज्यादा ना हो जाए। तब तक कहेगा हाँ सर आप ही तो देवता है, ग्राहक देवता होते हैं, आपके सिवा तो कोई नहीं हमारा। जिस दिन ये 150 रुपए से ऊपर हो गया ना, यही देवता दाना में बन जाते हैं। अब दे, क्योंकि उसके ऐसे ही संपत्ति नीलाम होगी, वो तो चला ही जाएगा। और फिर उसके बावजूद मतलब सारे चीज लूट जाने के बावजूद उसको छोड़ दिया जाए, ऐसा कहीं लिखा है। उसे वापिस करेगा, फिर अनाज उपजाएगा, जो भी एक्स्ट्रा देगा जो पूरे का पूरा ले जाएगा। अंग्रेजों का यही तो रूल था। 190% टैक्स कर दिया था उसने। अगर आपने 1 बोरी अनाज उपजाया है तो उसमें से 1 मुट्ठी वो रख लेकर बाकी आपको लेके चला जाएगा। ये थे कहानी सी आई। खैर चलो, अब पूरी कहानी क्लियर है। अब क्वेश्चन में आर के बारे में बोल दिया जाएगा कि ये सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट है या कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये आपको पहले से मेंशन कर दिया जाएगा। अगर ना लिखा जाए तो हमेशा एसआई होता है, अगर कुछ लिख दिया जाए वो हमेशा सीआई होता है। समझे? मैं कह दूं रेट ऑफ इंटरेस्ट साधारण ब्याज की दर से तो ठीक है, अगर नहीं लिख दूंगी सीधा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% तो वो हमेशा एसआई ही मानी जाएगी। समझे? लेकिन कंपाउंड को अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड है तो कंपाउंड के आगे पीछे कंपाउंड लिखना पड़ेगा। अभी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे। अब क्लियर हुआ सबको? देखिए चलिएगा, अब कुछ क्वेश्चंस कर लीजिए जरा। बस ये 4 फॉर्मूले यूज करना बेटा, ज्यादा सत्ता लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिएगा क्वेश्चन और फर्स्ट सामने है, बनाना जरा। क्वेश्चन और फर्स्ट सामने बना दे सब। ये क्वेश्चन सिर्फ आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे अलावा कुछ भी नहीं है। समझे? बना? आसान था। अब अपना कैलकुलेशन हैवी रखो, बाकी काम मेरा है। पहले का आंसर क्या आया? सबका आया? कोई दिक्कत नहीं है? बनाना है? दीपाली बना आपका पहला नंबर। देखो यहां पे क्या बोला गया है, सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है। आपको प्रिंसिपल कितना बेटा? 500। डेटा जरूर निकालो। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। और टी कितना है? 3। याद रखिएगा क्वेश्चन में लिखा जाना कंपलसरी है। सीआई का क्वेश्चन है या एसआई का क्वेश्चन है? यहाँ पे एसआई है तो एसआई इक्वल टू हम क्या लिख देंगे? PRT/100। यही कुछ तो सिखाया आपको। 500 T 300, ये काट लो, आंसर सीधा 150। क्लियर हुआ? ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड चाहो बना।
सेकंड बना। सेकंड वाला आया, क्या आया? फाइंड द प्रिंसिपल फॉर विच द सिंपल इंटरेस्ट 280 एट द रेट ऑफ 7% पर एनम फॉर 4 ईयर। यही कुछ है ना आपके यहाँ पे। देखिए मेंशन है सिंपल इंटरेस्ट, ये मेंशन करना कंपलसरी है क्वेश्चन में, ना होगा तो एसआई, अगर सीआई के लिए ऐसा नहीं है कि छोड़ नहीं सकते। तो आपको प्रिंसिपल पूछा गया है, तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट एसआई पहले दे रखा है, ये कितना आपके पास? फाइंड द प्रिंसिपल फॉर विच द सिंपल 280 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारे पास? 7 और क्या है हमारे पास? टी कितना हमारे पास? तो क्लियर है, अब निकाल सकते हैं, सीधा से बात है। यहाँ पे एसआई की बात करो, 280 है हमारे पास और पी हमें निकालनी है, T7 है या 4 है अपॉन 100 है। अब इसको देखो बेटा, आपको सिंपल अगर करना है यही, मैं तो यही से एक क्रॉस कर सकता हूँ, लेकिन अपने हिसाब से चलो। ये देखिएगा 280 इंटू 100 अपॉन 7 इंटू 4। अब इसको काट लीजिए, ये हो गया 40, ये हो गया 10, तो हमारा कितना हो जाता? 1000। क्लियर हुआ? अब चलो देखिएगा नेक्स्ट टाइप के थर्ड नंबर क्वेश्चन। अब इसको बनाने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, पहले कोशिश मत कीजिए, इसको बना सकते हैं आप चाहो तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करके बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ पॉइंट समझ लीजिए, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाने का दूसरा तरीका क्या है कि लेट टी इक्वल टू, आप एक्स मान लीजिए, जो मर्जी मान लीजिए, उसके अमाउंट को बढ़ा लीजिए, एक तरीका वो भी है, लेकिन हमें ऐसे तरीके का इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ ट्रिक बता देता हूँ, कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ जो आपके पास समझ में आएगा। लिखिएगा, when principal when amount becomes n times of principal, amount becomes n times of principal, amount becomes n times of principal, amount becomes n times of principal। चलो आगे चले, देखिए अब मैंने क्या कहा है उसे पहले समझ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अगर मैं किसी को 100 रुपए देता हूं, जो समझिएगा n टाइम्स ऑफ अमाउंट में प्रिंसिपल करने का मतलब क्या है, और मैं इसे अमाउंट में 500 रुपए लौटाता हूं किसी को, तो इसको बोल सकते हैं कि अमाउंट का 5 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल है। अरे हमेशा अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल का ही तो n टाइम्स होता है, चाहे n टाइम्स हो, 2 टाइम्स हो, 3 टाइम्स हो, यही तो बात होती है पूरी। अगर मैं चाहे सीआई का केस लूं या फिर एसआई का केस लूं, प्रिंसिपल हमें अमाउंट जो हमेशा प्रिंसिपल का ही कुछ ना कुछ n टाइम्स होगा। ये कुछ है 200 हो सकता है, 300 हो सकता है, उसी के लिए तो हम काम करते हैं कि 200 रुपए का n टाइम्स, 1 रुपए का n टाइम्स, ऐसा कुछ होगा हमारे पास। ये कुछ है हमारे पास। देखो यहाँ पर आगे चले, यहाँ पर हमने प्रिंसिपल का हमने n टाइम्स हमने निकाल दिया, जो 100 रुपीज का ये बन के चले। अब आगे देखो यहाँ पे क्या काम होता है, उन चीजों को देखो यहाँ पर कि अब यहाँ पे ये केस सीआई का भी हो सकता है और एसआई का भी हो सकता है, क्योंकि हर एक केस में जो अमाउंट होता है अपने प्रिंसिपल का ही 2 गुना 3 गुना 4 गुना होता है, n टाइम्स होता है। तो हम पहला अभी जो केस हम बना रहे हैं, ये हम केस बनाएंगे फिलहाल आपका एसआई के केस में। ठीक है, देखो यहाँ पर जब मैंने अपने प्रिंसिपल का कोई एक वैल्यू प्रिंसिपल लिया P और अमाउंट जो है उसका n टाइम्स हो जा रहा है, ऐसे कुछ होगा।
एन की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 जो भी होगा ये क्वेश्चन पे डिपेंड होगा। क्लियर है? तब आपके पास यहाँ पे देखिएगा एक सिंपल, या तो एक तरीका ये है कि जो मैनुअली बनेगा पूरा का पूरा ये लेगा, इसको बोला जाता है कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो तो आप इसका एक फॉर्मूला होता है RT इंटू 100 इंटू n-1। अब ये आया कैसे है तो मैं वो भी प्रूव कर देता हूं। पहले बस आपको ये याद, जब भी कोई अमाउंट आपको क्वेश्चन में लिख दिया जाएगा अपने प्रिंसिपल का इतना टाइम्स हो रहा है, वेयर n इज द टाइम्स है, n टाइम्स है कि ये क्वेश्चन में दे दिया जाएगा। R आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, T आपका समय है, ये कुछ होगा। अब मैं आपको करके दिखा देता हूं, देखिएगा। अब इस फॉर्मूले को ये आया कैसे, इसका डेरिवेशन देख लीजिए, ये हमारे पास पूरा ट्रिक है और इसका डेरिवेशन मैं आपको करा देता हूं। ठीक है, देखो यहां पर देखो, जैसे मैं कह लूं कि हमारे पास कोई प्रिंसिपल A है, इतनी बात क्लियर है। अब यहां पे बोला जाए कि अमाउंट जो है प्रिंसिपल का A टाइम्स हो जाता है, मैंने A लिख दिया, n इक्वल टू P हो जाएगा, ये कुछ होगा। और इस केस में अगर मैं SI की बात करूं तो जरा देखिएगा, SI इक्वल टू क्या होता, PRT अपॉन 100 होता। और SI को मैं क्या लिख सकता था, A माइनस P भी लिख सकता था। अरे यही कुछ तो होगा बेटा, ये देखिएगा यहाँ पे PRT यही अपॉन 100 ऐसा ही कुछ होता। A की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, मैं A की जगह ये लिख सकता हूं NP, n टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल, ऐसा लिख सकता हूं। अब मैं दिखा रहा हूं ये फॉर्मूला कैसे आया, सिर्फ रखने की कोशिश मत करो। ये कितना हो गया, PRT अपॉन 100 हो गया। यहां से P मैंने कॉमन ले लिया, ये क्या बना, n-1 हुआ। इस 100 को इधर ले आया तो ये क्या हुआ, 100 हो गया। और ये क्या हो गया, PRT हो गया हमारा। अब देखिए P और P कैंसिल हो गया हमारा, तो RT इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, 100 इंटू n-1, वही चीज है जो ऊपर लिखी है मैंने। क्लियर हुआ? तो अब इतनी बातें ना करके आप सीधा इस बात का इस्तेमाल करेंगे। ये बातें समझ आए कि हम सीधा इसका क्यों करें इतना शब्द देने। बस ये याद रखना कि जब भी कोई प्रिंसिपल सॉरी अमाउंट अपने प्रिंसिपल का n टाइम्स हो जाता है तो ये वाला शॉर्ट ट्रिक हम इस्तेमाल करेंगे। आया कैसे वो भी दिखा दिया मैंने, लेकिन हम इतना बड़ा बनाने से अच्छा ये वाला कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन को जरा देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सम ऑफ मनी बिकम 3/2 ऑफ इटसेल्फ, यानी कि कोई एक अमाउंट है जो n टाइम्स हो रहा है, सीधा n लिख लीजिए, ये कितना कह रहा है 3/2। क्वेश्चन में दे दिया गया, पूरा डिटेल लिखने से आपके पास दे दिया गया। और इटसेल्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया है, R निकालना है, T की वैल्यू कितनी है आपके पास, क्या दे रखा है 5। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, RT इंटू 100 इंटू n-1, इसके फॉर्मूले का यूज कर लो। ये SI के केस में होगा, CI के केस में कुछ और होगा। देखो R की वैल्यू हम यहां लिख लेते हैं, T की वैल्यू हमें 5 चाहिए था, 100 और n की वैल्यू यहां हमारे पास है ही, ये कर लो। अब देखिएगा, अब आपका कैलकुलेशन आपको बचाएगा, ये देखिएगा 100 अपॉन 5, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको यहां कर लीजिए तो आंसर कितना होता है 1/2, ये हो जाता। अब इसको काट दीजिए, ये हो गया 20 और ये इसको काट दीजिए, ये कितना हो गया 10%, तो हमारा आंसर हो गया 10%। क्लियर हुआ? आप पूरी बात समझना है तो सीधा आंसर 10% पहुंच गया। यानी इतना ना करके आप सिर्फ एक लाइन में इतना सा आंसर दे सकते हो। समझ में आया? हाँ बेटा, उसके लिए अलग फॉर्मूला है। बन गया सबका? अब समझना है तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो दिमाग में बिठा के रखना। कुछ क्वेश्चन और करा रहा हूं, रुक जाओ। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 6 देखना जरा, छठा 6।
क्वेश्चन नंबर 6 बन सकता है? क्या है आंसर? क्वेश्चन नंबर 6 बनाओ। क्वेश्चन मत लिखो ज्योति, बेटा क्वेश्चन नहीं लिखना है। मैंने यहाँ पे किसी को क्वेश्चन लिखने के लिए बिठाया नहीं, सिर्फ क्वेश्चन का आंसर बनाइए। क्या आंसर आया इसका? और कोई? मानसू क्या? बेटा अगर क्वेश्चन ये मिक्स फ्रैक्शन में हो ना तो पॉइंट में आंसर नहीं देते, जैसा दिया है ये मल्टीपल में लिखा गया, वो ऑप्शन देख के हम बातें करेंगे, ठीक है? बाकी दिखाओ बेटा। 30 कहां से लाए? हाँ अरे एन की वैल्यू ये तो पेन दो। आर की वैल्यू आपको वहां निकालनी है। टी की वैल्यू 15 दे रखी है। टी की 15 कितना दे रखा है? हाँ एन की वैल्यू 2 दे रखा है। हाँ देखो 2 - 1 कितना है? क्या हुआ? हाँ देखो यहाँ पे सुनो, इस केस में t की वैल्यू कितनी दे रखी है? 15। m की वैल्यू कितनी है? 2 है। डबल लिख दिया गया बेटा, ये है आपका सिलेबस। m की वैल्यू 2 पहले से ऑलरेडी लिखा जा चुका है आपके पास, और r की वैल्यू पूछनी है हमें। हो गया काम खत्म, इसको पुट कर दो इस पे। अब पुट करना तो आपके काम होगा ना, आपकी जिम्मेवारी है। ये देखिएगा, ये भी मैं ऐसे करूं तो फिर कैसे पता चलेगा? ये लो सीधा r की वैल्यू क्या हो गया? 100/15 इंटू 1, इसको इससे काट लीजिए, 62/3 आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन तो आपकी जिम्मेवारी है ना, क्वेश्चन मत लिखो कोई। मैं बार बार कह रहा हूं क्वेश्चन लिखवाता, सारी स्क्रीन पे आ रहे। ना 7 अभी नहीं कर पाएंगे आप, रुक जाओ। चलिए हाँ 7 कर सकते हैं, करके दिखाना जरा, बन सकता है 7 नंबर? 7 नंबर देखो, करके देखो जरा। हाँ देखिएगा, मैंने 7 नंबर क्वेश्चन छोड़ा है अभी, 7 नहीं 4 और 5 नंबर क्वेश्चन मैंने छोड़ा हुआ है। ये एक बार आप घर पे ट्राई करना, और संडे को मैंने कहा है डाउट क्लास होगी, उसमें ये करवा दूंगा। पहले आप मुझे 7 नंबर बना के दिखाओ। 2 क्वेश्चन छोड़ा है।
बन सकता है? साठ साल। देखो बेटा, ऐसा हो सकता है कि अपलेशन में क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैंने एक प्रिंसिपल लिया, मैंने जब T1 साल के लिए दिया तो ये इसका जो अमाउंट है n टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल हो गया, और लेकिन इसी को मैं T2 टाइम के लिए दूं तो m टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल हो सकता है। यानी 100 रुपए लिया, 5 साल में मुझे 500 रुपए देना पड़ा, तो अब मैं 15 साल में 1500 रुपए दे सकता हूं। इसे क्या कह सकते हैं, 5 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल। इसको क्या बोल सकते हैं, 15 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल। ये कुछ होगा, वही बातें तो वहां लिखी गई। बोला गया जब इतने साल में दिया गया तो इतना टाइम्स है। पहले देखिएगा यहाँ कहने का मतलब क्या आता है, जिसको मैं डायरेक्ट फार्मूले पे ले आता हूँ, इसका फार्मूला क्या होता है जरा समझे। और इस तरह के केस में याद रखिएगा एक चीज हमेशा ध्यान में, रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहे ये हो, आर जो होता है वो हमेशा कॉमन होता है, ये अलग अलग नहीं हो सकता है। सिर्फ बदलेगा क्या, तो टी। समझना, मैंने फिक्स कर दिया कि मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, चाहे आप 5 साल में दो या 10 साल में दो, क्या फर्क पड़ता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा कॉमन होगा। ऐसा नहीं होगा कि 5 साल के लिए आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 रुपए 10% है, इसका 15 साल के 20, ऐसा नहीं। यहाँ पे जब भी अमाउंट डबल होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों के लिए कॉमन होगा। तब आपसे क्या पूछा जाएगा, आर तो कट जाएगा दोनों के लिए। देखिएगा दो फार्मूला अगर मैं बनाऊं इसके लिए कि R1 T1 दूसरे, क्योंकि एक ही फार्मूला मैंने बताया है 100 N1 माइनस, ये देखिएगा ऐसे लिख लीजिए N-1, और दूसरे के लिए जो फार्मूला है वो ये है ना, दूसरे के लिए मैं R1 T1 की बात T2 की बात कर लूं 100 इंटू M-1 ऐसा लिख सकता हूं, एक ही प्रिंसिपल को दो अलग अलग सालों करने के लिए, क्योंकि फार्मूला तो एक ही है। लेकिन आप याद रखें ये दोनों तो ऐसे ही काट दो, ये तो कोई लेना देना है नहीं हमारा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों के लिए बराबर रहेगा। तब इस तरह के क्वेश्चंस में जब एक ही अमाउंट T टाइम के लिए n टाइम्स हो जाए, T2 के लिए m टाइम्स हो जाए, तो इसका फार्मूला हो जाता है T1 अपॉन T2। अब ये 100 भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या, n-1 अपॉन m-1। समझे। अब इस क्वेश्चन को जरा देखिएगा, पहले साल में बोला गया है कि T20 साल के लिए जब आप किसी चीज को दे रहे हैं तो कितना हो जा रहा है, डबल 2-1, ये कुछ है। फिर दो कह रहा है कि दूसरे कितने सालों के लिए, ये T2 है, कितने सालों के लिए दूं जो ये पैसे कितने हो जाए हमारे पास, 4 गुना, तो 4-1 काम खत्म। ये कुछ होगा, क्लियर है। अब जरा देखिए ये कैसे आया, समझ में आया, फॉर्मूला मैंने कैसे लिखा है, ये क्लियर हुआ। देखो देखिए अब ये कितना हो गया 20 अपॉन T2, ये हो गया 1/3, तो T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 20 गुना 3, आंसर कितना हो गया 60। लो कहानी खत्म, आगे करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्लियर हुआ। देखो ये जब होता है जब एक ही अमाउंट को अलग अलग साल में कैलकुलेट कर रहा हो, तब हम इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हैं। समझना, T1 अपन T2। देखिएगा फार्मूला का भी ट्रिक भी अपने आप में निकलता चला जा रहा है, तो एक ही चीजों का इस्तेमाल करके मैं ट्रिक भी बनाते जा रहा हूं। समझे, क्वेश्चन का पूछने का दायरा बदल रहा है बस। क्लियर हुआ सबको, एसआई के पार्ट क्लियर है। 2 क्वेश्चन छोड़ा मैंने, समझे। तो बेटा इसलिए इस चीज को, ये असाइनमेंट है, कई लोग मेरे पास शिकायत करने आए थे कि सर इसमें सोल्यूशन क्यों नहीं दिया। बेटा जब इसको मैं क्लास में करा रहा हूँ, सारा चीज करा रहा हूँ, यहाँ ऑप्शंस मैं पहले बता दूंगा, आप उल्टा के देख लोगे, प्रैक्टिस करने से मतलब ही नहीं। आप ही कुछ जज करने लगे कि मेरा सही मेरा गलत, तो फिर मेरा तो वैल्यू नहीं रह जाएगा। और असाइनमेंट में बार बार कहता हूं कि इन सारे असाइनमेंट को आपको क्लास में, आपको बताओ पूरा परसेंटेज का क्वेश्चन कराया, अरे किया था ना, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन कराया, कुछ क्वेश्चन दिया हुआ था जो आपको करना था, और CISI का कराते रहो। तो ये क्वेश्चंस हैं जो आपको अपने मतलब कि मेरे साथ करना है, इसलिए इसके ऑप्शन नहीं दिए जाते। ठीक है, चलेगा। आप क्वेश्चन देखिए, 2 क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, 4 नंबर 5 नंबर, आप कोशिश करना, नहीं तो डाउट मैं आपको ये पूछ लेना मेरे से। क्वेश्चन नंबर 8 बना सकते हैं आप, देखो CI की कहानी है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन में लिख दिया गया है कि क्वेश्चन किस फॉर्म का है, सीआई का, तो सीआई के हिसाब से काम करो। बना? क्या आंसर आया? बना? क्या है? है ना? 8वां नंबर नहीं है ना, 8 नंबर। चलिए कोई नहीं, देखिएगा बोला गया है आपके पास फाइंड कंपाउंड अमाउंट ऑन 3000। ये बोला गया ए आपसे पूछ रहा है कंपाउंड। याद रखिएगा इस केस में, जब सीआई के केस में ए को आप अमाउंट तो बोलते ही है, साथ साथ इसे कंपाउंड अमाउंट भी बोला जाता है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ जुड़ा हुआ होता है, इसलिए कंपाउंड के रूप में इसे जानते हैं हम। बात समझे? तो कंपाउंड अगर क्वेश्चन में ना लिख दिया जाए कंपाउंड अमाउंट, हमेशा याद रखिएगा कि सीआई के केस के कैलकुलेशन के हिसाब से काम किया होगा। ठीक है, देखो इस केस में क्या कह रहा है कि हमारे पास प्रिंसिपल कितना है 3000 और आर की वैल्यू कितनी है 20% और टी की वैल्यू कितनी है 2 है। देखो आपको सीधा अमाउंट का फॉर्मूला मैंने बोला था P × 1 + R अपॉन 100 और पावर T। और अमाउंट क्या प्रिंसिपल कितना हमारे पास P है ना 3000। बेटा यही तो यहाँ पे खासियत है। कई लोग जो बोलते हैं कि नहीं मेरा तो इस किताब के क्वेश्चन नहीं बोलते, बेटा तो आप अपने सेक्शन का ही 20 क्वेश्चन बना के दिखा दो ना, 1 घंटे के अंदर में मान जाओ। पॉसिबल ही नहीं है। यहीं पे अगर मान लिया 2 साल है तो ठीक है, 3 साल कर दूंगा ना, ऐसा नहीं कि नहीं बना पाएगा। बेटा वहां पे देखिएगा, आपको बता देता हूं, जो आपका रीजनिंग सबका स्लॉट होता है एग्जामिनेशन का, वो क्या है पहला ये देखिएगा 2020 ऐसे क्वेश्चंस है। मैं पहले दिन सब बच्चों को यही चीजें बताता हूँ, यही है 2020 का स्लॉट। ये आपको टोटल 60 मिनट के अंदर कवर करना है। और 100 क्वेश्चन के मैं भी बैठ जाऊंगा कि हर एक सेक्शन का टीचर बैठ जाएगा ना, फिर भी 100 में 7 मिनट में नहीं बता पाएगा। ये इसमें 20 क्वेश्चन आप कितना भी धुरंधर क्यों ना हो, इसको बनाने के लिए कम से कम 1 मिनट से ज्यादा कि 20 मिनट से प्लस चाहिए होगा। मैं 20 ही मान लेता हूँ 1 मिनट को। इसको बनाने के लिए कम से कम 5 से 7 मिनट चाहिए होता है। हिंदी जो सबसे अच्छा टॉपिक है, जो सबसे लास्ट में लिखा जाता है, 20 में से 18 बना सकते हो आप। ये वाला जो सेक्शन है ना, इसको बनाने के लिए कम से कम 15 मिनट चाहिए। आप यही जोड़ लो, 20, 15 और 7 जोड़ ले, 7, 5, 2, 3, 1, 4, इतना हो गया, 42 मिनट तो यही हो गया। अब बचा ये मैथ और ये कर लो, समझे? तब यहाँ पे बात समझ में आती है कि हमें क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है। सिर्फ बनाना मकसद होता है तो बनाना लो, कहीं से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर। हाँ फिक्स है, रीजनिंग, जीएस, मैथ, इंग्लिश और हिंदी, ये फिक्स सीक्वेंस है। और सबसे बड़ा डिमेरिट है कि एक बार आगे बढ़ गए तो पीछे नहीं जा सकते। कर लो, इसलिए हमें उतना ही जानना, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बनाने के क्या सेक्शन में, एक सेक्शन को अगर आगे बढ़ गए पीछे नहीं जा सकते आप। तब यही स्ट्रेटजी से काम करनी पड़ती है। आप भले बना सकते हो, इसलिए तो आज के डेट में कोई स्टूडेंट बहुत जानता हो, मैथमेटिक्स का पूरा अव्वल दर्जे का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उसको जब तक मैनेज करना नहीं आएगा। मेरा लास्ट टाइम 2018 में मेरे पास लगभग 5000 से ऊपर बच्चे थे, समझे? इसमें वैकेंसी आई थी, बहुत पूरे भर के वैकेंसी आई थी। 6 से इवन रात को 8-9 बजे तक क्लास चलती थी पूरी। मैं बच्चों को बोलता रह गया कि बेटा सारे चीज मत कीजिए, उसमें कुछ चीजों को छोड़ने का भी गेस्ट पावर किए, क्योंकि हिंदी में बच्चे वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। अगले दिन बच्चे कहते सर हिंदी कहते रह गया हम पहुंचते, क्योंकि अगर आपका एक टाइम बीता अपने आप पास हो जाएगा, टाइम वहां रुकेगा भी नहीं।
आप रीजनिंग बना रहे हैं या मैथ या इंग्लिश ही बना रहे हैं तो 60 मिनट हुआ अपने आप कवर होकर सकल में चला जाएगा, करता रहो। क्लियर है? हिंदी जिसमें आपको ओवरऑल तो 40% चाहिए ना, क्या फर्क पड़ता है कि मैथ से बनाओ या रीजनिंग बनाओ, उनको 40 चाहिए तो चाहिए। आप कितना भी कुछ कर लो बेटे, हिंदी में आप अपने घर से भी पढ़ के जाएंगे ना तो फिर भी आप आराम से 15 प्लस कर बैठेंगे, समझे। और इंग्लिश में भी वहां पे स्टडी काम करती है तो कहते हैं हमारा ये नहीं हुआ, ये कंपेरिजन कभी टच ही नहीं कर। मैथमेटिक्स का रूल होता है, यहाँ पे रूल, ये मैथमेटिक्स सिर्फ आपको इसलिए तो इनके बीच बिठाया जाता है इनको, मैथ यहाँ पर, ये देखिएगा मैथ, फिर कौन सा है, क्या बोलते हैं, इंग्लिश और हिंदी, ये जानबूझ के ये बैरियर है दोनों के बीच में, इसको मीन वैल्यू कहते हैं, ध्यान में है। एक पार्ट इधर अच्छा तो एक पार्ट इधर अच्छा, वो कौन है, जीएस जो सबसे कम समय लेगा, हिंदी कम लेगा, और इसको मिडिल में डाला जाता है। अगर इसको तोड़ना नहीं सीखा ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितना भी बढ़ेगा। 5 साल के पूरे एसएससी वाले या बैंकिंग वाले बच्चे ही ना क्यों खड़ा हो जाए, मैंने भी बैंकिंग दी हुई है, मैंने भी देखा हुआ है, तो वहां पे ये काम होता है, ये बैरियर को क्रॉस करना ही मुश्किल हो जाता है। सोच लो कि 15 से आप मान लो कि 20 मिनट इधर दे दें, 20 मिनट इधर दे दें, 40 मिनट तो ऐसे हो गया, समझे, जो कि पॉसिबल है, तो इसको कहां से संभालेंगे आप। तो यहां मेरा इतना कहने का इंटेंशन ये था, जैसे ये सीआई का क्वेश्चन है, 2 साल का है तो कोई टेंशन नहीं है, थोड़ा कैलकुलेशन है, बीए बना लेंगे, बेटा यही अगर 3 साल के ऊपर चले जाए ना, कैलकुलेशन करते करते दिमाग खराब हो जाएगा आपका, समझे। तो इसलिए मैंने कहा था कि हमें उस तरह की चीजें नहीं करनी है। देखो 1 प्लस क्यों कह रहा हूं, ये देखिएगा, 20/100 होल टू पावर 2 कर दो, हो गया मैंने मेरे क्वेश्चन। आपसे नॉर्मल आपका प्रैक्टिस नहीं रहता तब यहाँ पे चीजें गड़बड़ होती है। ये देखो किसमें अमाउंट निकालना बेटा, सीआई एसआई सीआई नहीं निकालना। ये देखिएगा ये कितना हो गया आपके पास 5, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 5 अपॉन स्क्वायर। देखिए ये कितना कॉम्प्लेक्स होना चालू हो जाएगा थोड़ी देर में। ये इसका क्या बोलते थे 6/5, इसको 2 बार लिख दो क्योंकि स्क्वायर है, ये कुछ है। अगर यहीं पे हम यहाँ पे लिख देते हैं 10%, ये देखिएगा 10% के केस में क्या होता है, ये देखिए ये 11/10 हो जाएगा। अगर 3 साल का होता है तो ये देखिए 11/10 11/10 11/10 करता रहो, समझे। और जानबूझ के वो ऐसे क्वेश्चन का इस्तेमाल करते हैं कि आप उलझे, आपको इंटरेस्ट आया इसको करने में, क्योंकि बाकी आगे ना पढ़े। क्लियर है? देखो तो अब इसे क्रॉस कर लीजिए, ये हो जाएगा 600, ये हो जाएगा 120, समझे। ये सिर्फ 2 साल की कहानी। अब इसे मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है 5320, यही आ रहा है क्या, कौन सा 4320। अब कैलकुलेट आप कर लेना अपना, ये लो गुना करके देख लीजिए। अरे यार नहीं करूंगा तो ये लोग ऐसे देख रहे हैं, लगता है कि अभी किया भी नहीं है। ये लो 36 42 43, ये लो सही तो है, क्लियर हुआ। 4320 किसने पूछा बेटा 1 + 1/5 है कोई नहीं ये देखिएगा, इसको एलसीएम लो 5 + 1 तो ये कितना होता है 6/5, और चूंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया, समझे। हाँ कोई नहीं बेटा, चलेगा। अब इसका फॉर्म देख लो, जैसे सीआई का फॉर्म दिखाया था और एसआई का फॉर्म देख लीजिए। देखिएगा व्हेन अमाउंट बिकम्स n टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल, ब्रैकेट में डाल देना सीआई केस। वहां पे एसआई का केस देखा था, यहां पे सीआई का केस देखो। टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल, ब्रैकेट में सीआई का केस देना। वहां एसआई का केस देखा था ना, अब सीआई का केस देना। When amount becomes n times of principal, n times of principal, चले। एसआई में समझ में आ गया था क्या फॉर्मूला लगाना था, RT × 100 n-1, ठीक है। और अब इस केस को देखते हैं ये क्या कहता है, चलिए बेटा।
अब यहाँ पे जरा देखिएगा, इसको डायरेक्ट बनाने के लिए मार्केट में कोई स्पेशल रूल नहीं है। यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा। सब कहने का मतलब ये देखो कि अगर मेरे पास प्रिंसिपल 100 रुपए था, मैंने 5 साल की बात करी तो प्रिंसिपल में ये 500 रुपए हो गया, लेकिन कंडीशन डाला ऐसा ही था। और इसके लिए फार्मूला मैंने बता दिया था, RT × 100 माइनस n माइनस, और फार्मूला कैसे आया था मैंने करवा के दिखाया। दिमाग में मैथ सिर्फ रखने की कोशिश मत करना। ये देखना, इसी चीज को अगर मैं 5 साल में CI का केस बोलूं तो ये n टाइम्स है, यानी कि 5 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल है। जरूरी है CI के केस में उतना ही हो? ऐसा नहीं हो सकता है इसका 12 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल हो, क्योंकि ये CI है। ये बात समझ में आई? क्लियर है? तब यहां पे क्या रूल का काम करता है, उन चीजों को ध्यान में समझना जरा। तो अब इंटरेस्ट में यही तो होता है, क्योंकि यहां नुकसान तो होना है नहीं, इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो पैसा बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं, ये कुछ होगा। तो अब इस चीजों को जरा ध्यान से देख लीजिएगा। ये देखो कि जब भी हम इस तरह के काम करते हैं तो हमें ये चीजें ध्यान में होनी चाहिए कि हमारा जो प्रिंसिपल होगा जो अमाउंट का ही 2 गुना 3 गुना 4 गुना होता है, ये कुछ है। अब CI के केस में क्या कहते हैं, इसको सिंपल तरीके से समझना, ऐसा कोई स्पेशल रूल नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। इसमें बोला गया है कि सम ऑफ मनी बिकम्स, क्या बोला है, 3 टाइम्स, क्या है, हाँ 3, देखिएगा बोला गया CI के केस में, इसको ढंग से देखना, ट्रिक, इसका कोई फॉर्मूला नहीं। 3 साल में कोई एक अमाउंट कितना टाइम हो रहा है, क्या लिखना है, 3 साल में 3 गुना हो रहा है, ये कुछ है, 3 टाइम्स हो रहा है। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए कितने ईयर में, आपका ईयर की वैल्यू बोला गया है सॉरी 9 टाइम्स हो जाएगा, ऐसा कुछ है बेटा। चूंकि ये वाला जो फॉर्मूला है हमारे पास 1 + R/100 होल टू पावर t, ठीक है। t के अगर मैं अंदर की वैल्यू कुछ भी ले लेता हूं, जैसे मान लीजिए 2 ले लेता हूं, एक साल t की वैल्यू अगर मैं 1 डालता हूं तो वैल्यू 2 होगा, t की वैल्यू 2 डालता हूं वैल्यू 4 होगा, t की वैल्यू 3 डालोगे वैल्यू कितना हो जाएगा, ऐसा ही। तो यहां पे जो टाइम्स लिखाया गया अगला वैल्यू उसी टाइम्स के हिसाब से बढ़ता चला जाता है। आप बोलेंगे यहां की सर 5 टाइम्स होगा, नहीं, रीजन ये है क्योंकि बाइनोमियल इक्वेशन होल टू पावर t है। समझना क्लियर है? मैंने क्या कहा, अगर अंदर की वैल्यू हमारे पास 5 है और t की वैल्यू हम कुछ भी ले, तो अगर एक साल में 5 टाइम्स होता है तो 2 साल में 25 टाइम्स, समझे, 23 टाइम्स नहीं कर सकते आप। समझना? तो इन चीजों को ध्यान में लेके चलना। अब ये क्लियर हुआ? तो यहां पे अगर बोला गया 9 टाइम्स, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 9 टाइम्स है तो इसको लिख सकते हैं 3² टाइम्स, ऐसा लिखा जा सकता है, क्योंकि आपके पास 9 टाइम्स बोला है तो हम इसको ऐसा कर ले। समझना? तब ईयर के लिए हम क्या करते हैं इस केस में, तो बोलेगा कितने सालों में ये हो जाएगा, तो कितने ईयर में हो जाएगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं जरा देखिएगा, ये जो स्क्वायर है इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए सीधा। समझ में आया? जो आपका स्क्वायर होगा, जो टाइम्स होगा, t की वैल्यू जो होगा उसको जो पहले वाला ईयर है उससे मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, हमारा आंसर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कह देता हूं कि एक छोटा सा दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं कि कोई एक अमाउंट है जो 5 सालों में मैं कह देता हूं 2 टाइम्स होता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कितने टाइम्स में, कितने समय पे ये 16 टाइम्स हो जाएगा, तो 60 टाइम्स को आप क्या ले सकते हैं, 2 टू द पावर 4। क्यों? क्योंकि हमें इस इक्वेशन को ऐसे इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, होल टू द पावर t के फॉर्म में, ऐसा कुछ ला सकते हैं, क्योंकि हमारा बाइनोमियल इक्वेशन काम करता है CI में केस में। अरे जो भी टाइम्स होगा उसको इस फॉर्म में ले, तो ये देखिए इसका मतलब ये वाला वैल्यू है। अब जो t की वैल्यू उसके साथ डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिए, 5 गुना 4 आंसर 20। समझ में आया? इसके लिए कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए क्योंकि ये कंपाउंड है बेटा, इतना आसानी से नहीं समझ में आएगा। समझ आए बात? हाँ, 16 को 2 टू पावर 4 लिखते गए, 2 4 8 16। अरे बेटा ये जो टाइम्स होगा उसी को तो करेंगे। हाँ, ये जो वैल्यू है ये देखिएगा, ये तो हमेशा कॉमन रहेगा ना, बदलेगा क्या, t कभी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, ये तो बदलेगा ही नहीं ना। जो वैल्यू यहां पे है उसी वैल्यू को हम पावर में लेके आएंगे। 4 क्यों डालेंगे आप? समझ में आया? इसको इस तरह के इक्वेशन पे ले आना, जो पावर है डाल के मल्टीप्लाई कर दो सीधा।
क्लियर है? अब नहीं, ये वाला समझ में नहीं आया? अब क्लियर है? क्योंकि बेटा यहाँ पे यही छोटा फॉर्म काम करता है, बाइनोमियल है, इतना आसानी से नहीं टूटेगा ये। आपको पता है जो मैथ होता है ना 11th 12th वाला मैथ, उसमें बाइनोमियल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 10 नंबर 10। टेन बेटा 9 तो करवा दिया ना, 10 करो। सीआई के केस में भी समझ में आया, एसआई के केस में भी समझ में आया, ठीक है? बनेगा बेटा? इसको मैं एक सिंपल तरीके से बताता हूं, देखिएगा। एक्चुअली ये क्वेश्चन काफी खतरनाक है, आपके सिलेबस में आया हुआ है। इसको अगर आपने सीआईएसआई के रूल्स के हिसाब से बनाएंगे ना तो काफी बीटर बन के तैयार होगा। देखो मैं समझा देता हूं। बोला गया सब मनी बिकॉज, देखिएगा कोई एक प्रिंसिपल है, जब इसको 2 साल के लिए लगाया गया तो ये कितना हो जा रहा है? 676 रुपए। एकदम ध्यान से समझ ले, तो फॉर्मूला पुट कर करके बेटा अभी मैं छोड़ दूं ना, शाम तक का समय दो, फिर भी ना हिलेगा ये। लेकिन इसको ढंग से बना के देखिए, अरे यार क्या हो रहा है। और जब इसी को 3 साल के लिए मैंने छोड़ दिया तो ये कितना हो जा रहा है? 714। और कंडीशन क्या है सीआई का? ये कुछ पता है? क्वेश्चन में लिख दिया गया, ये बात है, इतनी बात है। जाहिर सी बात है, अगर मैं 2 साल नहीं देता हूं तो 676, 3 साल में अगर बताऊंगा तो 414, 714। क्लियर है? अब जरा देखिएगा, ध्यान से याद करो कि 1 साल का जो हमारे पास सीआई और एसआई कितना होता है? बराबर होता है। ध्यान में है? तो अब जरा देखिएगा, अगर मैं इसको घटा दूं तो ये कितने साल का निकल जाएगा? 1 साल का। तो इसके बीच अगर मैं इन दोनों को घटा दूं तो ये इंटरेस्ट निकल जाए। अरे इंटरेस्ट के कारण ही तो ये बढ़ा होगा। तो यानी 714 को 676 से अगर मैं माइनस कर दूं तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? ये 8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 3। इतना ही आ रहा है, 38। देखो यहाँ पे 8 से 1 7 3 10 11, हाँ 38 आ गया। ये कुछ है। अब जरा देखिएगा, अब ये 1 साल का इंटरेस्ट कितना दिखा रहा है हमारे पास? 38। अरे इसी के कारण जो मैंने 38 से 714 रुपए बढ़ गया। तो यानी जब 1 साल का मैं ये मान लूं कि पी मैंने ये मान लिया 776 है, टी की वैल्यू मैंने 1 ईयर मान लिया, और एसआई में चूंकि सीआई मान लो एसआई मान लो, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन एसआई हमारे पास सिंपल होता है, क्योंकि 1 साल का इंटरेस्ट सीआई और एसआई दोनों बराबर होता है। अरे 676 रुपए 714 में बदल गया तो इंटरेस्ट ही तो होगा, समझे? और यहां पे एसआई कितना है हमारे पास? 38। तो क्या बचा? आर निकाल सकते हैं, इससे निकल जाएगा। अब बेटा मेरे पास 500 रुपए था, अगले साल 600 रुपए हो गया, 2 साल के बाद 3 साल में 600, तो एसआई मेरा कितना रहा? 100 रुपए से हुआ 1 साल का। तो अब यहाँ पे अब ये क्वेश्चन अभी 1 साल का बना है, तो इसको चाहे आप सीआई में ले जाओ या एसआई ले जाओ, क्या फर्क पड़ता है? दोनों बराबर रहेगा। लेकिन मैं सीआई में डाल के क्यों सरदर्दी फोड़ू? हम एसआई में घुमा लेते हैं इसे। अब इसे मान लो कि 676 रुपए मैंने प्रिंसिपल लिया था, 1 साल में 38 रुपए इंटरेस्ट देकर अमाउंट कितना दे दिया मैंने? 714। अब यहाँ पे डायरेक्टली इसका इस्तेमाल कर लीजिए, एसआई इक्वल टू पीआरटी। पीआरटी ये है, आर निकालना है, टी की वैल्यू 1/100, ऐसा कर सकता हूं। एसआई का फॉर्मूला लगा दिया। अब यहां से आप आर निकाल लीजिए, 38 × 100/676। पूछा क्या गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिवाइड कर लो आंसर। समझ में आया?
यानी इस क्वेश्चन को मैंने उस पॉइंट्स पे के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चला गया जहां से इसे हमने स्टार्ट किया था कि आपके 1 साल का CISI बराबर होता है। प्रिंसिपल सप्लीमेंट्री लेके करेंगे क्या बेटा? ये प्रिंसिपल थोड़ी होगा, प्रिंसिपल यहां से पैसा आगे बढ़ा है ना, ये अमाउंट होगा, ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, तब तो मैंने SI निकाला। समझे? क्लियर हुआ? अब समझा सबको?